नमस्कार, मैं लेखशेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको 10th क्लास की साइंस, 11th 12th क्लास की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बीएससी और एमएससी की जो हमारी जो बायोलॉजी है, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट आते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, तो आपको अच्छे से बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज के बारे में। ठीक है, क्या है ये, कौन सा फाइलम है ये, क्या होता है फाइलम? देखिए, इससे पहले मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। उसके ऊपर मैंने सब बताया है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एनिमल्स के है ना, दो ग्रुप बना दिए। पहली बात तो दुनिया के जितने भी जो एनिमल्स हैं उसको एनिमेलिया किंगडम में रख दिया, और एनिमेलिया किंगडम को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स, कोर्डेट एवं नॉन कोर्डेट्स। जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर है उसके अंदर एक पेपर चलता है जूलॉजी के अंदर, नॉन कोर्डेटा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही हो, ये हो सकता है कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सेकेंड ईयर में चलता हो, किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में ये थर्ड ईयर में चलता हो। ठीक है, हो सकता है किसी अदर स्टेट के अंदर ये 4th ईयर में चलता हो। ठीक है, तो नॉन कोर्डेटा जो पेपर है, जो सब्जेक्ट है, ये तो जूलॉजी वालों के आएगा ही। या तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है किसी अलग, सब राज्यों का अलग अलग है सिस्टम। हो सकता है किसी के फर्स्ट ईयर में हो सकता है किसी के सेकंड ईयर में, हो सकता है किसी के थर्ड ईयर में हो। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जूलॉजी के विद्यार्थी को, जूलॉजी के स्टूडेंट को नॉन कोर्डेटा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नॉन कोर्डेटा के अंदर हम प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। फिर हमने पोरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ा, फिर सिलेंटेटा फाइलम के बारे में पढ़ा, फिर प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्कीहेलमिन्थीज फाइलम के बारे में। ठीक है, क्या क्या देखेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत? इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, इसका वर्गीकरण देखेंगे कि इस फाइलम के अंदर कितनी क्लासों को रखा गया है और उन क्लासों के अंदर भी कितने ऑर्डर आते हैं, और उनमें जो एनिमल्स रखे गए हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या लक्षण हैं। कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल की भी हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हर चीज़ क्या एग्जाम्पल से ही अच्छी से अच्छी समझ में आती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट आर एस्कीहेलमिन्थीज? एस्कीहेलमिन्थीज क्या होते हैं? व्हाट आर एस्कीहेलमिन्थस? क्या होते हैं एस्कीहेलमिन्थस? देखिए ध्यानपूर्वक, एस्कीहेलमिन्थस आर स्यूडोसिलोमेट, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, unsegmented, vermiform, organ system grade of construction with complete digestive tube. एस्कीहेलमिन्थीज स्यूडोसिलोमेट वाले, स्यूडोसिलोमेट मतलब कूट गुहा वाले, स्यूडोसिलोमेट मतलब कूट गुहा वाले, इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है बॉडी के अंदर, ऐसी गुहा, लेकिन वो कैसी होती है? अधूरी होती है, कूट होती है, आभासी होती है। ठीक है, बाइलेटरली सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर। बाइलेटरली सिमेट्री का मतलब है द्विपार सममिति रखने वाले ये जीव होते हैं। किसे कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल? हमारी भी बाइलेटरिकल सिमेट्री है, मैं समझाता हूँ आपको उदाहरण द्वारा। जैसे मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, उसकी सिमेट्री है बाइलेटरली। ठीक है, द्विपार सममिति बोलते हैं हिंदी में से। ठीक है, अब देखो, मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये एक मनुष्य है, हमारा एक मनुष्य है। ठीक है, ये मैंने बना दिया एक मनुष्य। ठीक है, ठीक है, और ये इसका बना दिया मैंने मध्य बिंदु। नीचे पैर भी हैं इसके, अच्छे अच्छे से, सुंदर सुंदर से। ठीक है, ये है अपना मनुष्य है। ठीक है,
चलो अब देखिए ध्यानपूर्वक, किसे कहते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल? अगर किसी जीव के मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजारी जाए, किसी जीव के मध्य बिंदु से किसी विशेष तल से कोई रेखा गुजारी जाए, यदि किसी जीव के मध्य बिंदु से विशेष तल से होते हुए कोई रेखा गुजारी जाए और अगर वो दो बराबर भागों में बट जाए, दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाए, तो इस प्रकार की सममिति को क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। देखो मैं आपको वापस उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। माना कि ये कोई एस की हेलमिंथेज का सदस्य है। देखो माना कि ये कोई एस की हेलमिंथेज का कोई वर्म है, ये कोई कीड़ा है, ये कोई जीव है, ठीक है। अब देखो इसका ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक विशेष तल से कोई रेखा गुजारता हूं। देखो ये देखो कौन सी सिमेट्री हो गई है इसकी? यहां पर एक पेपिला पाया जाता है, पेपिला स्क्यूल। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अब इधर देखिए आप, टू पार्ट में डिवाइड हो गया है, नहीं हो गया? हो गया भैया, ठीक है। तो क्या है ये? कैसी सिमेट्री है? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी जीव के सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, कोई लाइन गुजारी जाए, विशेष तल से कोई लाइन गुजारी जाए, सर्टेन पथ से या सर्टेन तल से कोई लाइन गुजारी जाए, और अगर वो ऑर्गेनिज्म दो समान या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों ये, इनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। क्या नाम है उनका? इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, MESO है बच्चों, मीजोडर्म, एंडोडर्म पाए जाते हैं। 3 जनन स्तर होते हैं। देखिए हमारे अंदर भी पाए जाते हैं ये, ठीक है। एक्टोडर्म द्वारा क्या बनता है? एक्टोडर्म द्वारा बनती है हमारी स्किन वगैरह, जो हमारी बॉडी के सबसे ऊपर का जो कवर पाया जा रहा है ना, हमारी स्किन वगैरह, ये सब किसके बने हुए होते हैं? एक्टोडर्म से बने हुए होते हैं। हमारे बाल, हमारी पलकें, हमारी नाखून सब एक्टोडर्म से बने हुए होते हैं। मीजोडर्म क्या बनाती है? हमारी मांसपेशियाँ, मतलब हमारी मसल्स, ठीक है, जो मसाला भरा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा कौन बना रहा है? मीजोडर्म बना रहा है। एंडोडर्म क्या बनाता है? जो हमारी इंटरनल जो ऑर्गन है उनकी जो इंटरनल सरफेस है, जो हमारे आंतरिक अंग हैं, उन आंतरिक अंगों की जो आंतरिक सतह है, उनको कौन बना रहा है? एंडोडर्म बना रहा है। ये अनसेगमेंटेड होते हैं। बॉडी क्या होती है बच्चों? इनकी स्मूथ होती है। क्या होती है? अब बताओ, आपने कभी एक ऐसा एनिमल देखा? देखो इधर आपने कभी ऐसा एनिमल देखा? ऐसा बता देना कौन है, मुझे बताओ। चलो ये कौन है बताओ। और ऐसे सेगमेंट ये है बच्चों अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केचुआ है ये, केचुआ। एनेलिडा फाइलम में रखा गया है इसे। एनेलिडा फाइलम में ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जिनकी बॉडी पर सेगमेंट पाए जाते हैं और ये सेगमेंट ट्रू होते हैं। लेकिन बच्चों इनके अंदर तो क्या होता है? इनके अंदर तो इधर आप देखिए बॉडी पर कोई सेगमेंट ही नहीं पाए जाते हैं, चिकने होते हैं। इसी को देख लो, इस वाले को देख लो, इसको देखो, ठीक है। या फिर मैं इधर बना के बताता हूँ आपको। यह अभी आपके सामने एक बहुत सुंदर सा एक डायग्राम आने वाला है, थोड़ी सी देर आप रुकिए, जब आप देख लेना। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी बिल्कुल चिकनी होती है। वर्मी फॉर्म होते हैं। वर्मी फॉर्म का मतलब क्या? धागे के समान होते हैं, धागे के समान होते हैं, कृमि के समान ये होते हैं। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है बच्चों। प्रोटोजोआ के अंदर कोशिका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सारा का सारा काम, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा काम वन सेल ही करती है, ठीक है।
प्रोटोजोआ के एनिमल्स में। पोरीफेरा के अंदर क्या है, पोरीफेरा क्या दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो भी क्या है बच्चों, वो क्या है, बल्कि उसमें तो बस क्या अपन क्या कह सकते हैं कि वो तो सेल्स का एक ढेर है, एक गुच्छा है। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, सिलेंटेटा पढ़ा, सिलेंटेटा, और सिलेंटेटा के अंदर टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर भी टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड का क्या पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और एस्कीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब इसके अंदर भैया अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। और इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है, पूर्ण, इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब पाई जाती है, मतलब पूर्ण पाचक नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब मतलब पूर्ण पाचक नाल पाई जाती है। आगे आप देखिए, फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देखिए। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये बच्चों जल में भी रहते हैं। इस फाइलम के अंदर बहुत सी क्लासों को रखा गया है और प्रत्येक क्लास के अंदर भी ऑर्डर है, और ऑर्डर के अंदर भी क्या है, बहुत सारे एनिमल्स हैं बच्चों। तो ये एक बड़ा फाइलम है, ठीक है। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल तो जलीय होते हैं, एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। फ्री लिविंग मतलब कि जल में स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, फ्री लिविंग है, यहाँ वहाँ रह रहे हैं, फ्री लिविंग, ठीक है। और कुछ पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं जीवों की आंतों के अंदर। जैसे किसी जीव की आंत के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर जो भी वो खाना खा रहा है जीव, जो भी भोजन ले रहा है वो, और पच के उसका क्या बन रहा है, एक पाचक रस बन रहा है, एक फूड का एक पचा हुआ रस बन रहा है, ठीक है, ठीक है। उसको ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। तो पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। तो ये मोस्टली एक्वेटिक, ठीक है, फ्री लिविंग पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड वर्म। कैसी सिमेट्री होती है इनकी, द्विपार सममिति होती है। द्विपार सममिति का मतलब मनुष्य की भी कैसी सममिति है, द्विपार सममिति है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार सममिति का मतलब है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेंटर बिंदु से किसी निश्चित तल से, मतलब किसी फिक्स्ड, मतलब कि अगर किसी एनिमल के सेंटर बिंदु से, मध्य बिंदु से, ठीक है, किसी फिक्स्ड सरफेस से अगर कोई लाइन गुजारी जाए और अगर वो दो एनिमल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ह्यूमन भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होता है। जो स्नेक होता है, सांप, ठीक है, वो भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल है। आर्थ्रोपोडा के जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े मतलब जो इंसेक्ट्स हैं, वो भी कैसे होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। और एस्कीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स हैं वो भी बायलैटरली सिमेट्रिकल वाले होते हैं। द बॉडी इज सिलेंडर वर्मीफॉर्म। बॉडी कैसी होती है बच्चों, सिलेंडर शेप होती है, ठीक है, बेलनाकार होती है। रोटी बनाने का बेलन होता है, जैसा ये हमारा गैस का सिलेंडर होता है, बिल्कुल वैसी ही होती है, ठीक है। अरे बिल्कुल सरल है। देखो मैं आज आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप कभी भूलोगे ही नहीं। देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य तो है गंवारफली के जैसे। गंवारफली देखी, गंवारफली चपटी प्लेटीहेल्मिन्थीज होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्य गंवारफली के जैसे होते हैं, चपटी, फ्लैट, ठीक है। मूंग की फली देखी, मूंग की फली, ठीक है, मूंग की फली के जैसे दिखते हैं अपने एस्कीहेल्मिन्थीज के सदस्य। गोल राउंड वर्म भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो बॉडी इज सिलेंड्रिकल होती है, बॉडी सिलेंडर के समान होती है, ठीक है। वर्मी फॉर्म होते हैं, कर्मियों के समान होते हैं। यूजुअली वर्म लाइक और फ्लैटेंड, किसके समान होते हैं, कर्मी के समान होते हैं। और फ्लैट मतलब चपटे भी ये होते हैं। दे आर यूजुअली स्मॉल, ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। इवन माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि कुछ एक तो इतने छोटे होते हैं कि केवल माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं इनमें से बहुत से तो, ठीक है। और विल सम रिच ए मीटर और मोर इन लेंथ, जबकि कुछ एक जीवों की लंबाई तो मीटर तक पहुंच जाती है या उससे भी अधिक हो जाती है। दे आर टिप्रोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं ये, 3 जनन स्तर वाले होते हैं, मतलब इनमें 3 जनन स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है,
एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म पाया जाता है। इनके अंदर स्यूडोसिलोमेट होते हैं और इनके अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। और देखिए ध्यानपूर्वक, बॉडी वॉल विद ए सिनकेटियल और सेलुलर एपिडर्मिस, इनकी जो शरीर की जो भित्ति है वो बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से बनी हुई एपिडर्मिस से बनती है। किससे बनी हुई होती है? इनकी जो बॉडी की जो वॉल है, शरीर की जो भित्ति है, वो एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। और उस एपिडर्मिस का भी निर्माण कौन कर रही है? बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं करती है। ठीक है। एक्सटर्नली कवर्ड विद द थिक क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन, इनकी बॉडी के चारों तरफ स्क्लेरोप्रोटीन से बना हुआ है क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आपको पता होगा जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे आपने कभी देखा आंकड़ा धतूरा, उसकी पत्तियों के ऊपर भी बच्चों एक लेयर सी पाई जाती है। ठीक है, लेयर सी पाई जाती है। क्यूटिकल एक मोम जैसा पदार्थ होता है, उसकी एक लेयर पाई जाती है जो क्या होती है? अनफेवरेबल कंडीशन में या विपरीत परिस्थितियों में उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसको बचाती है। तो ये भी तो बच्चों क्या है? पैरासाइट है। और मैंने क्या बोला था? ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, किसी के स्टमच में रहते हैं, मतलब किसी के आमाशय में मिलेंगे, किसी के आंत में मिलेंगे। अब आंत में और आमाशय में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो बच्चों पाचन के साथ साथ इनका भी तो पाचन हो सकता है, इन जीवों का भी तो डाइजेशन हो सकता है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो क्या उसका डाइजेशन नहीं होता? कि अंदर जाके होता है। अगर इसी प्रकार से आंत में या आमाशय में अगर कोई जीव पहुंच जाए तो उसका भी डाइजेशन हो जाएगा, फूड के साथ में हो जाएगा। लेकिन इनका नहीं होता, क्योंकि ये तो भैया वो कवच पहन के आ जाते हैं बॉडी के ऊपर क्यूटिकल का। इनकी बॉडी के ऊपर मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और ये क्यूटिकल बनी हुई होती है स्क्लेरोप्रोटीन से। और इनकी क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आदि से। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन से। सीलिया आर एब्सेंट एक्सेप्ट एंटीरियर सीलिया ऑफ रोटिफर्स। यह क्या बता रहा है? कि इनके अंदर पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं? अगर किसी एनिमल की पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे रोम जैसे ऐसे धागोनुमा संरचनाएं पाई जाती है। जैसे आपने पैरामीशियम नहीं देखा? पैरामीशियम देखा होगा आपने, ऐसा स्लीपर जंतु होता है, चप्पल के समान दिखने वाला होता है पैरामीशियम। और पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे क्या पाए जाते हैं? ऐसे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। लेकिन इनकी बॉडी तो क्या होती है बच्चों? मैंने पहले भी बताया था आपको, अनसेगमेंटेड होती है, ना कोई सीलिया होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्यूटिकल के ऊपर लेयर चढ़ी रहती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है। परंतु इस फाइलम एस्की हेलमिंथीज में भी कुछ क्लास ऐसी है, जैसे एक क्लास है रोटीफेरा। और रोटीफेरा क्लास के जो एनिमल्स हैं उनमें आगे की दिशा में एंटीरियर सीलिया पाए जाते हैं। एंटीरियर सीलिया पाए जाते हैं, उनके आगे की तरफ, मुख की तरफ क्या पाए जाते हैं? कुछ पक्षमाप पाए जाते हैं। ठीक है। मसल्स इंक्लूड मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर। इनके अंदर अनुदैर्ध्य तरंग, इनके अंदर मसल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं जो इनकी मसल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है। और देखिए ध्यानपूर्वक, डाइजेस्टिव कैनाल द डाइजेस्टिव कैनाल इज स्ट्रेट एंड कंप्लीट विद ए माउथ। इसकी जो आहार नाल है वो क्या होती है? बिल्कुल सीधी होती है, पूर्ण होती है और उसके अंदर मुख भी पाया जाता है। ठीक है। स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। ठीक है। और इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। जैसे हमारी तो कैसी होती है? हमारी तो आहार नाल ऐसी होती है, देखना ऐसी। फिर आमाशय होता है, क्या होता है? आमाशय होता है। ठीक है। फिर ऐसे छोटी आंत आ जाती है। ठीक है। फिर छोटी आंत के भी चारों तरफ क्या होती है? ऐसी बड़ी आंत होती है। फिर यहाँ पे मलाशय होता है। ऐसी होती है ना हमारी तो। ठीक है। हमारी तो क्या होती है? कुंडलित होती है। लेकिन इसकी कैसी होती है? एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव नाल कैसी होती है? स्ट्रेट होती है और नॉन मस्कुलर होती है। ठीक है। एंड एनस फेरिंग्स मस्कुलर एंड हाईली स्पेशलाइज्ड। इसके अंदर एनस भी मिलेगा, इसके अंदर फेरिंग्स मतलब ग्रसनी भी मिलेगी, और मस्कुलर होती है, मांसपेशियां भी होती है, और हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। पूरी तरह से क्या होती है? स्पेशल होती है, विशेषीकृत होती है। क्या होती है? पूरी तरह से विशेषीकृत
होती है, ठीक है। और देखिए ध्यानपूर्वक, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ना तो कोई श्वसन तंत्र पाया जा रहा है, ना कोई परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। श्वसन तंत्र क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ज़्यादातर ये ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं, ठीक है, किसी जीव की, क्योंकि ये तो पैरासाइट है, किसी जीव की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही तो रहेंगे, किसी के स्टमच में या आमाशय में भी रह सकते हैं ये, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ये उसके फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब फूड को ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी द्वारा, इसलिए इनमें कोई विशेष प्रकार का ऐसा कोई सर्कुलेशन सिस्टम या कोई ऐसा अपन कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। हार्ट का अभाव रहेगा इसमें, ब्लड वगैरह का भी थोड़ा बहुत क्या रहता है इसमें अभाव ही रहता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम इंक्लूड ए सिस्टम ऑफ कैनाल्स प्रोटोनेफ्रिडिया इन सम फॉर ऑस्मोरेगुलेशन क्लोएका प्रेजेंट इन सम। इनके अंदर उत्सर्जन तंत्र भी कोई विशेष प्रकार का नहीं पाया जा रहा है, इनमें कोई सी किडनी वगैरह नहीं पाई जा रही है, लेकिन इनमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर बहुत सी कैनाल्स आदि पाई जाती है, बहुत सी नलियों आदि के द्वारा बना हुआ उत्सर्जन तंत्र इसके अंदर पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं कुछ एक एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जो कि किसका कार्य करते हैं? परासरण नियमन का कार्य करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन मतलब शरीर में द्रवों की मात्रा को संतुलित करने का यह कार्य करते हैं। जब शरीर में द्रव अधिक हो जाते हैं तो इनको प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और जब शरीर के अंदर द्रव की मात्रा कम होती है तो प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा द्रवों को कम से कम मात्रा में बाहर निकालकर अंदर जल के संतुलन को बनाया जाता है। क्लोएका पाया जाता है, इनमें अवस्कर पाया जाता है। देखिए सब में अलग अलग है, जैसे स्तनधारियों के अंदर एनस पाया जाता है ना छिद्र, वैसे इनमें एनस के समान क्या पाया जाता है? क्लोएका पाया जाता है। द नर्वस सिस्टम, क्लोएका को क्या बोलते हैं? अवस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवस्कर कहते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक, द नर्वस सिस्टम इज सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ सर्कममेट्रिक नर्व रिंग विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल नर्व। क्या बता रहा है ये? नर्वस सिस्टम इसमें बिल्कुल सिंपल टाइप का पाया जाता है, सरल प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और किससे बना हुआ होता है? एक सर्कुमेट्रिक एक नर्व रिंग होती है, एक गोल सी जो नर्व रिंग होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। साथ ही इसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल नर्व भी पाई जाती है। अगर और पश्य अनुदैर्ध्य जो पेशियां भी इसके अंदर पाई जाती है, ऐसी कुछ इसमें ऐसी पेशियां सी पाई जाती है, ऐसी देखो ऐसी, ठीक है। सेंस ऑर्गन आर इन द फॉर्म ऑफ पिट्स। इनके अंदर सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं पिट्स नाम के, पिट्स, पेपिला, ब्रिस्टल एंड आई स्पॉट। इनके अंदर ज्ञानेंद्रियां पाई जा रही है, जैसे हमारे अंदर नाक, आँख, कान, त्वचा होती है ना, वैसे ही इनके अंदर भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पिट्स के रूप में होते हैं, पेपिला होते हैं। पेपिला किससे कनेक्ट रहता है? पेपिला एक स्ट्रक्चर होती है जो इसके अग्र भाग में पाई जाती है, एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है। ब्रिस्टल होते हैं, कुछ कांटेनुमा कुछ संरचनाएं होती है जो भी स्पर्श संवेदी होती है, ठीक है। और आई स्पॉट पाया जाता है जो कि फोटो सेंसिटिव होता है, प्रकाश संवेदी होते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली डायोसियस, एग्जाम्पल सेक्स सेपरेटेड। दे आर मोस्टली डायोसियस, सेक्स सेपरेट। क्या होते हैं ये मुख्यतया एक लिंगी प्राणी होते हैं और इनके अंदर सेक्स अलग अलग होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। गोनेड्स एंड डक्ट सिंगल और डबल। जो इनकी जो गोनेड होती है और जो डक्ट होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? वो सिंगल और डबल होती है। क्या होती है? वो सिंगल और डबल होती है, ठीक है। गोनेड एंड डक्ट सिंगल और डबल। इनके अंदर जो जनद होते हैं ना, जनद, वो क्या हो सकते हैं? एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। और जो अंडवाहिनियां या जो शुक्रवाहिनियां है, मतलब जो गोनोडक्ट या जो स्पर्मेटिक जो डक्ट है, वो भी 1 या 2 हो सकती है। चलो बताओ हमारे अंदर गोनेड कितने होते हैं? हमारे अंदर गोनेड पेयर में पाए जाते हैं। हमारे अंदर 2 ही टेस्टीज होते हैं या 2 ओवरी पाए जाते हैं। टेस्टीज ओवरी जो होते हैं उनको ही तो गोनेड या जनद कहते हैं। अब 2 टेस्टीज होगी तो 2 ही क्या पाई जाएगी? उससे 2 ही उससे डक्ट लिख लेगी। 2 ओवरी है तो 2 ही डक्ट लिख लेगी, ठीक है। अब इनके अंदर क्या बोल रहा है कि गोनेड एक
भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तो इनसे निकलने वाली डक्ट भी एक या दो हो सकती है। तो गोनेड एंड डक्ट सिंगल और डबल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डजंट अकर इन देम, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, अलैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है लैंगिक जनन। ये स्पर्म भी देते हैं, ये ओवम भी देते हैं, दोनों में फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है, जायगोट से फिर क्या बन जाता है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है नए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। और देखिए ध्यानपूर्वक, एग्स हैव ए काइटेनियस सेल, जैसे मुर्गी के अंडे के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल पाया जाता है, वैसे ही इनके अंडों के चारों तरफ काइटिन का बना हुआ शेल या खोल पाया जाता है। क्लीवेज डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल होता है, इनके अंदर निर्धारी और कुंडलित विदलन पाया जाता है। कुंडलित, निर्धारी और कुंडलित विदलन का मतलब क्या है, देखो क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या, आप समझिए ध्यानपूर्वक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब क्या है, देखो ये है ना कोई स्पर्म है, क्या है, माना कि ये कोई स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट बना, क्या बना, एक जायगोट बन गया, और जायगोट में सेल डिवीजन से क्या बन गया, एक मोरूला बन गया, क्या बन गया, एक ऐसा मोरूला बन गया, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये है ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर क्या है, ये है ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इन, जैसे कि मैं क्या करूं, जैसे कि अब देखो ये स्पर्म था, ये ओवम है, ठीक है, और ये जायगोट बन गया दोनों की जो फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। फिर इस जायगोट में क्लीवेज से क्या बन गया, ये एक संरचना बन गई, एक एम्ब्रियो टाइप बन गया, और ये क्या है, छोटी छोटी, ये क्या है, ये है इसकी ब्लास्टोमियर्स है, ये क्या है, ये ब्लास्टोमियर्स है। अब अगर क्या हो, अगर मैं इसकी कुछ ब्लास्टोमियर हटा दूं, जैसे कि मैंने ये कुछ ब्लास्टोमियर यहाँ से हटा दी, ठीक है, तो क्या होगा, जो बेबी जन्म लेगा ना, बेबी जन्म लेगा, उसमें इन ब्लास्टोमियर से बनने वाला ऑर्गन ही डेवलप नहीं होगा, जैसे इसका देखो पैर ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्लीवेज डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल टाइप का होता है, मतलब कि जो इनमें निर्धारी और कुंडलित प्रकार का या सर्पिल प्रकार का, इनमें निर्धारित और सर्पिल विदलन पाया जाता है। अगर ब्लास्टोमियर्स को हटा दिया जाए, अगर इनके ब्लास्टुला या ग्रेस्टुला में से, अगर इनके ब्लास्टुला में से ब्लास्टोमियर्स को हटा दिया जाए, तो उन ब्लास्टोमियर्स से बनने वाले ऑर्गन डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब कि इनमें नियति फिक्स रहती है, फैट फिक्स रहता है कि इस ब्लास्टोमियर से हार्ट ही बनेगा, इससे पैर ही बनेगा, इससे लंग्स ही बनेंगे, इससे ब्रेन ही बनेगा, और अगर उन ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो फिर उन ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन बच्चों जो इनडिटर्मिनेट जो क्लीवेज होता है, अनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, अनिर्धारित विदलन होता है, उसमें क्या होगा, अगर ब्लास्टुला में से अपन कुछ कोरक खंड को या ब्लास्टोमियर को नष्ट भी कर देंगे ना, तो भी वापस क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन होके वो जो ब्लास्टुला है वापस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एम्ब्रियो के अंदर उस ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, पैदा होने वाले बच्चे पे, ठीक है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ठीक है, और देखिए आप ध्यानपूर्वक, और देखिए और क्या क्या है इसके कैरेक्टर्स। Their life cycle is simple और complicated usually with no special larva stages। क्या बोल रहा है, इनका जो जीवन चक्र है, जो इनकी लाइफ साइकिल है, जो इनका जीवन चक्र है, वो बिल्कुल सरल प्रकार का भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टली एग दे दिया, एग में से लार्वा, मतलब कि एग दे दिया, अंडे दे दिए, और अंडों में से डायरेक्टली क्या हो गया, एक जीव उत्पन्न हो गया, निकल गया, ऑर्गेनिज्म बाहर आ गया, और बिल्कुल अडल्ट के समान है, बस साइज में छोटा है। कुछ एक के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी लाइफ साइकिल पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, कोई भी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज के। देखिए ये क्या है, रैबिडिटिस है, देखिए रैबिडिटिस, और बिल्कुल या आप देख लीजिए, देखिए कैसा है, ये वर्म के जैसा है या नहीं है, राउंड वर्म भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। ड्रैकनकुलस, ये भी देखिए, ये भी कैसा है, ऐसा फली के समान आपको दिख रहा है, ऐसा देखिए ड्रैकनकुलस है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, भयंकर, आपने पढ़ा होगा
10th क्लास की बुक में भी दे रखा है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस पहले राजस्थान की एक भयंकर समस्या थी। इस कृमि के अंडे लोगों के पेट में पहुंच जाते थे जब वो दूषित पानी पीते थे, तो क्योंकि पानी के अंदर इस कृमि के अंडे पाए जाते थे, वो कृमि के अंडे अंदर जाते थे, अंडों से कृमि बाहर निकलकर आंतों में चिपक जाते थे, मांसपेशियों में छेद कर देते थे और भयंकर रोग हो जाता था। तो फिर बाद में सरकार ने अभियान चलाया और इस रोग को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए एस्केरिस राउंड वॉर्म कहते हैं और इसके द्वारा एस्केरियासिस रोग होता है। ठीक है, और देखिए ध्यानपूर्वक एंटेरोडियम, ठीक है, ट्राइकियूरिस, और देखिए ट्राइकियूरिस लोआ। तो अपन से कोई कल कोई एग्जाम्पल ही पूछ ले, भैया एसकी एलिमेंथीज के एग्जाम्पल बताओ, तो रेबडेटिस हो गया, ड्रैकनकुलस हो गया, एस्केरिस हो गया, एंटेरोबियम हो गया, ठीक है, ट्राइकियूरिस हो गया, लोआ हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, अपनी कॉपी लेकर बैठे साथ में, और साथ के साथ नोट्स बनाए तो अच्छा याद होगा। ठीक है, स्टूडेंट हैं आप, थोड़ी मेहनत तो करिए आप भी मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एस्की एलिमेंथीज। जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो यही है, क्लासिफिकेशन वाला। हम एस्की एलिमेंथीज संघ का वर्गीकरण देखेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।